स्वागत है आप सभी का कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके पहले हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे इसमें पे जीएस की क्लासेस हो रही हैं। जीएस की पहली क्लास में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है और ये हमारे किस किस एग्जाम में आएगा। वैसे तो जीएस जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, ये आपको कहाँ कहाँ पे काम आएगा। इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने शुरू किया था इसका पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने कुछ भाग इसका कवर कर लिया था और सेकंड पार्ट ये है, आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको क्या क्या बता दिया है। और साथ ही साथ जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे अभी नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो आने वाले वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? जो हम फूड मटेरियल में जो हम इनटेक करते हैं, जिसका यानी कि इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन यानी कोई फूड मटेरियल अगर रखा है और हम उसे खा रहे हैं, उठा करके अगर मुंह में डाल रहे हैं तो क्या हो गया? इंजेक्शन कहलाता है। जब कोई फूड मटेरियल हम खाते हैं तो उस फूड मटेरियल में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो या प्रोटीन प्रेजेंट हो या लिपिड प्रेजेंट हो, कुछ भी पाया जा सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये जो तीन चीजें होती हैं वो मेन होती है हमारे फूड मटेरियल में। तो ये जैसे कार्बोहाइड्रेट गया हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी जो सेल होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है यानी कि बड़े पार्टिकल का डाइजेशन नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है? इन कॉम्प्लेक्स को, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल रहते हैं, इनको सिंपल पार्टिकल में ब्रेक किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा जाता है? इसको ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में। ये क्या होते हैं? सिंपल साधारण मॉलिक्यूल होते हैं या सरल मॉलिक्यूल होते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये क्या होते हैं? जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो डाइजेशन क्या हो गया? डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है ये हम आपको बता चुके हैं। और सिस्टम किसे कहते हैं, तंत्र किसे कहते हैं? जो इन्वॉल्व है ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो ये क्या हो गई? तो ऑर्गन हो गए। सारे ऑर्गन मिल करके, जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व है वो सारे ऑर्गन मिल करके वो क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बताया था आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जैसे पहला पार्ट कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल इसे हिंदी में कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन तंत्र। दूसरा ये क्या है इसका? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचन ग्रंथियां। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। इसके बाद पढ़ेंगे एसोफेगस, हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली कहते हैं इसे। इसके बाद आएगा हमारा स्टमक यानी कि
पेट या उदर बोलते हैं हिंदी में। अगला आएगा क्या हमारा, स्टोमक के बाद क्या आएगा, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी कि आंत। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। एलिमेंट्री कैनाल में हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें हमने आपको बक्कल कैविटी शुरू किया था, इसमें कुछ चीजें कंप्लीट हो गई थी हमारी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में हमने बताया था हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, टीथ, टंग एंड लिप्स। बक्कल कैविटी में हमारे क्या क्या आते हैं, टीथ, टंग और लिप्स आते हैं। टीथ के बारे में हम पढ़ चुके थे, टीथ में हमने आपको बताया था टीथ हमारे कैसे होते हैं, थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट यानी कि गर्ददंती। हमारे जो टीथ होते हैं ये क्या होते हैं, जो हमारे गम्स होते हैं उसमें अंदर जो बोन सॉकेट रहता है उस सॉकेट में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गर्ददंती यानी किसी गड्ढे में धंसे हुए। तो हमारे टीथ जो होते हैं कैसे होते हैं, गर्ददंती यानी कि थीकोडेंट होते हैं। डाइफाइकोडॉन्ट, फाइकोडॉन्ट यानी कि द्विबारदंती, द्विबारदंती। इसके नाम से ही पता चला, डाइफाइकोडॉन्ट द्विबारदंती यानी कि ऐसे टीथ जो लाइफ में दो बार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विबारदंती कहलाते हैं। हेटेरोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट यानी कि विषमदंती, विषमदंती। अभी जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे सारे टीथ जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है और सब जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, विषमदंती। ठीक है, मतलब हेटेरोडॉन्ट। अब हमारा जो टीथ है उसको डिवाइड किया गया है चार टाइप में, यानी कि चार प्रकार में। इसमें हमने आपको बताया था इंसीजर यानी कि कृतंक जिसे हिंदी में कहते हैं, कृतंक, कैनाइन यानी कि रदनक, प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, मोलर, चवर्णक। ओके, तो ये हो गया हमारा, हमने कौन कौन सा कवर किया है, क्या क्या कवर किया है, कौन कौन से इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें कवर कर ली हैं। तो ये हो गया, मैंने एक बार आपको रिमाइंड करवा दिया। अब हम कंटिन्यू करेंगे टंग। टीथ हमारा हो चुका था, एक और चीज, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। तो टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं टंग, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, जीभ। टंग को हिंदी में जीभ बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं टंग जो होती है हमारी, कैसा ऑर्गन है ये, टंग कैसी है हमारी, एक कैसा है, जब हम कोई चीज खाते हैं, ठीक है, कोई भी फूड मटेरियल या फिर कुछ भी जो हम खाते हैं, हम अपने मुंह में डालते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें उसका टेस्ट फील होता है, हाँ, कि मतलब वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या फिर कड़वा है। तो ये किसके कारण फील होता है, ये टंग की वजह से हमें ये टेस्ट फील होता है। और जो टंग होती है हमारी, ठंडा गर्म ये सारी चीजें फील होती हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से क्या है, सेंसरी ऑर्गन यानी कि संवेदी अंग। टंग क्या है, सेंसरी ऑर्गन।
यानी कि संवेदी अंग, संवेदी अंग है। ठीक। दूसरा, टंग को हम मूव कर सकते हैं, उसे फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि क्लियर है कि इसमें कोई भी बोन नहीं पाई जाती है। तो ये कैसा हुआ? मस्कुलर ऑर्गन। कैसा है ये? मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मांसपेशीय। मांसपेशीय अंग है ये, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। अब तीसरी बात, हमें टेस्ट फील होता है, तो सेंसरी ऑर्गन हुआ। बोन नहीं पाई जाती इसलिए क्या हुआ? मस्कुलर हुआ। लेकिन हमें टेस्ट फील क्यों होता है? क्योंकि इस पे क्या पाई जाती है? टेस्ट बड पाई जाती है, यानी कि पैपिली पाई जाती है। टेस्ट बड, टेस्ट बड्स को पैपिली भी कहते हैं, पैपिली। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिका, स्वाद कलिका। टेस्ट बड क्या होती है? ये हमें रिकॉग्नाइज करवाती है, अलग अलग टेस्ट के बारे में बताती है कि हमें कौन सा टेस्ट फील हो रहा है। इसका काम, ये किसका काम है? ये टेस्ट बड का काम होता है। और बेसिकली जो टेस्ट बड होती है, टेस्ट बड जो होती है हमारी, ये क्या करती है? कनेक्टेड होती है। ये किससे? ब्रेन हमें सिग्नल देता है। टेस्ट बड कनेक्टेड होती है नर्व सेल से या न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है, नर्व फाइबर्स से कनेक्टेड होती है। नर्व फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से। अभी हम आपको डिटेल में इसका बताएंगे। इसके पहले देख लेते हैं कि हमारी जो टंग होती है, टंग में किस साइड से हमें कौन सा टेस्ट फील होता है, इसे हम देख लेते हैं एक बार। ये क्या है? ये हमारी टंग हो गई। ओके। तो हमारी टंग का ये जो आगे वाला भाग है, इससे हम कौन सा टेस्ट फील करते हैं? स्वीट। स्वीट यानी कि मीठा। इसका जो बैक वाला पोर्शन है, यहां से हम कौन सा टेस्ट फील करते हैं? कड़वा यानी कि बीटर, बीटर। ठीक। अब इसमें ये पीछे वाला पोर्शन है, ये यहाँ से हम बीटर फील करते हैं, यानी कि कड़वा। जब हम कोई कड़वी चीज खाते हैं तो हमें इसका टेस्ट कहाँ से फील होता है? यहाँ से। जब हम मीठी चीज खाते हैं तो इसका टेस्ट कहाँ से फील होता है? हमें साइड, सामने से, फ्रंट साइड से। ये जो साइड साइड में है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यहाँ से क्या फील होता है हमें? सॉर यानी कि खट्टा, खट्टा। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, यहां से हम फील करते हैं सॉल्टी यानी कि नमकीन, नमकीन। तो ये हो गया कौन, किस साइड से कौन कौन से टेस्ट फील करते हैं। यानी कि जो ये इसका फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट से क्या होता है, यहाँ पे जो टेस्ट बड रहती है, यहाँ पे ये हमें मीठा फील करवाती है। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट यहाँ से फील होता है। जब हम कोई खट्टी चीज खाते हैं तो उसकी खट्टी वाली जो टेस्ट बड्स होती है, साइड में प्रेजेंट होती है, ये हमें खट्टा फील करवाती है। साल्टी जो होता है वो हमें मिडिल पार्ट से फील होता है, एंड बिटर जो होता है वो बैक पार्ट से फील होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो हमारी टंग होती है, इसका जो पिछला पोर्शन होता है, यहाँ पे भी ऐसे उभार से पाए जाते हैं छोटे छोटे से। इसे क्या कहते हैं? ये क्या होता है? यहां से हमें फील होता है किसका टेस्ट? ऑनियन, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर यानी कि लहसुन, प्याज एंड अदरक। ठीक है। तो जो लहसुन, प्याज, अदरक है, इसका टेस्ट हमें कहां से फील होता है? ये जो
एकदम से पीछे, बिटर के भी जस्ट पीछे, सबसे पिछला पार्ट जो है इसका, वहां से फील होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गार्लिक बर्ड, टेस्ट बर्ड या ऑनियन बर्ड, जिंजर बर्ड कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ये टंग के बैक पार्ट में पाई जाती है, यानी कि जो टंग होती है उसके सबसे पीछे हिस्से में पाई जाती है, पिछले हिस्से में पाई जाती है। गार्लिक, ऑनियन एंड जिंजर बर्ड पाई जाती है। इन्हें क्यों कहते हैं गार्लिक, जिंजर, ऑनियन बर्ड? क्योंकि यहाँ से हमें ऑनियन, गार्लिक और जिंजर का टेस्ट फील होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर, ये काम कैसे करती है। इनमें हमें टेस्ट फील होता है, ये तो हमने समझ लिया कि हमें किस पार्ट से कौन सा टेस्ट फील होता है, लेकिन ये काम कैसे करती है, टेस्ट फील क्यों होता है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। टंग सरफेस हो गई, यानी कि सतह हो गई जीभ की। ये क्या हो गए? टेस्ट पोर हो गए, टेस्ट पोर, यानी कि स्वाद छिद्र। स्वाद छिद्र हो गए। ये हो गई हमारी सेल्स, जो टेस्ट बड है। ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये टेस्ट बड है हमारी, टेस्ट बड। टेस्ट बड का स्ट्रक्चर है ये, यानी कि स्वाद कलिका। स्वाद कलिका, इसमें क्या होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हमें टेस्ट फील होता है, तो फील क्यों होता है? क्लियर? ये क्या हो गया? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया टेस्ट बड का स्ट्रक्चर। ऐसे होता है। ये हमारी टंग की क्या है? सरफेस है, यानी कि जीभ की सतह है। ये हो गई सेल्स, ठीक है। ये क्या हो गए? एक तरह से ये टेस्ट रिसेप्टर हो गया, टेस्ट रिसेप्टर। रिसेप्टर यानी कि जो रिसीव करते हैं, टेस्ट को रिसीव करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए? नर्व फाइबर, नर्व फाइबर, यानी कि नर्व सेल या न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया? हमारी ये जो टेस्ट बड है, ये इनकी सेल्स है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे से ये जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्त। ये क्या है? सूक्ष्म प्रवर्त, माइक्रोविलाई। जब हम कोई फूड मटेरियल लेते हैं, ठीक है, कोई भी खाना जैसे हमने खाया, तो क्या हुआ? ये टेस्ट पोर से क्या होते हैं? ये टेस्ट पोर अंदर सिग्नल ले जाता है, सेल के पास जाता है सिग्नल। ये सिग्नल यहाँ पे क्या पाई जाती है? नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ये सिग्नल टेस्ट पोर के थ्रू कहाँ पहुंचता है? नर्व सेल के पास पहुंचता है। नर्व सेल क्या करती है? ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। नर्व सेल किससे कनेक्टेड रहती है? ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। ये सिग्नल ले जाती है किसके पास? ब्रेन के पास ले जाती है। तो ये जो हमने खाना खाया या फिर कोई भी फूड मटेरियल लिया, तो इसका टेस्ट कैसा है ये हमें कौन बताता है? ये हमें जीभ नहीं बताती है, हमें कौन बताता है? हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमने जो भी खाना खाया उसका टेस्ट कैसा था, ठीक है। तो इसमें जो ये क्या होती है? टेस्ट बड
टेस्ट बड में क्या पाए जाते हैं? नर्व फाइबर पाए जाते हैं। नर्व फाइबर, नर्व फाइबर ये कनेक्टेड रहते हैं किससे? न्यूरॉन से कनेक्टेड रहते हैं। ये नर्व फाइबर ये किससे कनेक्टेड रहते हैं? नर्व फाइबर ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। ब्रेन। तो हमने खाना खाया, टंग में गया, टंग में हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट है। टेस्ट बड में हमारे क्या पाए जाते हैं? नर्व फाइबर पाए जाते हैं। हमारे टेस्ट बड में जो टेस्ट फोर है, इससे सिग्नल जाएगा अंदर। फिर क्या हो गया? सिग्नल कहाँ तक पहुंचेगा? नर्व फाइबर तक गया। नर्व फाइबर क्या करेंगे? सिग्नल भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। सॉरी, ये दो बार हो गया। नर्व फाइबर ये यहाँ पे आ जाएगा ब्रेन। ब्रेन से हटा देते हैं, ठीक है। टेस्ट बड क्या करेंगे? नर्व फाइबर तक ये सिग्नल पहुंचेगा। नर्व फाइबर सिग्नल पहुंचाएंगे ब्रेन तक, और ब्रेन हमें बताएगा कि हमने जो फूड मटेरियल लिया उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या सॉल्टी है, ठीक है। तो टेस्ट रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है। केवल टेस्ट बड एक मीडियम होती है जो वहां तक सिग्नल को ट्रांसफर करती है। ओके, ये हो गया टेस्ट बड का स्ट्रक्चर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम आइसक्रीम खाते हैं या कोई ठंडी चीज खाते हैं, जब हम आइसक्रीम या फिर कोई ठंडी चीज खाते हैं तो हमारी जो ये बर्ड्स है, मैंने बताया था माइक्रोविलाई, जब इसमें हम इसे खाते हैं तो ये क्या होता है? ये जो टेस्ट पोर होते हैं, माइक्रोविलाई टेस्ट पोर होते हैं, तो इनका ये क्या होता है? थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने की वजह से क्या होता है? टेस्ट पोर से जो इसका टेस्ट है, जो सिग्नल है, ये न्यूरॉन फाइबर्स या नर्व फाइबर्स तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो टेस्ट पोर रहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसीलिए हमें उसका टेस्ट अच्छे से, मीठी चीजों का टेस्ट जो होता है कम समझ में आता है। साथ ही जब हम कोई गर्म चीज खाते हैं तो क्या होता है? ये जो इसका जो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन होता है टंग का, वो गर्म की वजह से क्या होता है? वो थोड़ा फैल जाते हैं, यानी टेस्ट पोर जो होते हैं और ज्यादा ओपन तो रहते ही है, साथ ही में थोड़ा उनका जो सरफेस होता है वो एरिया बढ़ जाता है। तो क्या होता है? उसमें टेस्ट पोर से जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से न्यूरॉन फाइबर्स तक पहुंचता है, यानी कि सिग्नल प्रॉपर तरीके से न्यूरॉन फाइबर्स तक पहुंचता है। और न्यूरॉन फाइबर कहाँ तक पहुंचा देती है? ब्रेन तक पहुंचा देती है। तो हमें गर्म चीजों का टेस्ट ज्यादा फील होता है, किसके कंपेरिजन में? ठंडी चीजों के कंपेरिजन में। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो फीमेल होती है, फीमेल में टेस्ट बड ज्यादा पाए जाते हैं, किसके कंपैरिजन में? मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल में टेस्ट बड क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। सवाल का लिखा है ज्यादा पाई जाती है, ठीक। यानी कि फीमेल को टेस्ट का जो एक्सपीरियंस होता है मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें टेस्ट बड ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, मेल में टेस्ट बड जो रहते हैं वो कम पाए जाते हैं। ओके, अब अगला, अब तो ये हो गया हमारे टंग का काम कैसे होता है, टेस्ट बड काम कैसे करती है। अब आगे आपको क्या बताएंगे? अभी आपका क्वेश्चन होगा ना कि जब हमारी टंग जो है उसमें बोन भी नहीं पाई जाती, बोन का काम क्या होता है? बेसिकली सपोर्ट करने का होता है। और हमारी जो टंग है इसमें किसी भी तरह की कोई बोन नहीं पाई जा रही है, तो ये हमारी टंग या तो लटक जानी चाहिए, तो बाहर आ जानी चाहिए, या तो अंदर चली जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्या है? हमारे माउथ में ही बनी रहती है, माउथ में ही हमेशा टिकी रहती है, माउथ में ही मूव करती है। क्यों? ठीक, क्योंकि इसे एक बोन का सपोर्ट होता है। इसमें बोन पाई नहीं जाती है लेकिन बोन इसे सपोर्ट करती है, ठीक। मैं भी आपको ये चीज
क्लियर करवाती हूँ। ये होगी हमारी टंग। टंग के जस्ट नीचे पिछले हिस्से पे इस तरह से, और ये गर्दन के पास, गले के पास, ये क्या पाया जाता है? फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, हिंदी में भी इसे फ्रेन्यूलम ही कहते हैं। ये कौन सी बोन है? हायोड बोन। हायोड बोन या हिंदी में बोलते हैं हायोड हड्डी। ठीक है, तो ये जो फ्रेन्यूलम होता है ये क्या करता है? टंग को किससे जोड़ने का काम करता है? हायोड बोन से जोड़ने का काम करता है, यानी कि टंग को हायोड बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो हायोड बोन होती है यही बोन सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? टंग को। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे टंग को कौन सी बोन सपोर्ट करती है, या कौन सी बोन जो होती है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो कौन सी बोन है वो? हायोड बोन। इसे लिंगुअल बोन भी कहते हैं, लिंगुअल बोन। लिंगुअल बोन भी कहा जाता है हायोड बोन को, और फ्रेन्यूलम को लिंगुअल फ्रेन्यूलम। लिंगुअल फ्रेन्यूलम। हायोड बोन को लिंगुअल बोन और फ्रेन्यूलम को लिंगुअल फ्रेन्यूलम भी कहा जाता है। एक और चीज, ये जो फ्रेन्यूलम हमारा होता है ये बेसिकली होता क्या है? ये एक तरह से फोल्ड होता है किसका? म्यूकस मेम्ब्रेन का। किसका फोल्ड होता है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है। फ्रेन्यूलम हमारा क्या होता है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड होता है, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है इसमें, यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड रहती है, और ये क्या करती है? कनेक्ट करती है टंग को हायोड बोन से। ओके, यही रीजन है कि हमारी जो टंग है इसमें बोन ना होते हुए भी क्या रहता है? हमारे माउथ में बनी रहती है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं डॉग का, तो डॉग की जो टंग रहती है थोड़ी ज्यादा बाहर की ओर लटकती रहती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच टंग और ये जो बोन होती है ना, इनके बीच गैप ज्यादा होता है, इसकी वजह से उनकी जो टंग होती है वो बाहर ज्यादा लटकती रहती है। ओके, इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, हायोड बोन का कैसा होता है, याद रखने में आसानी होगी। हायोड बोन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये है हमारी हायोड बोन। हायोड बोन जो टंग को सपोर्ट करती है, ये ऐसे। ओके, टॉपिक को ध्यान से समझ के पढ़िएगा, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं क्या? माउथ कैविटी का। माउथ कैविटी, गुहा, मुख गुहा। ठीक है, अब इसमें माउथ कैविटी, जहां पे हमारी टंग क्या होती है? खत्म होती है। जहां पे हमारी टंग खत्म होती है उसके जस्ट वहां से शुरू होता है हमारा माउथ कैविटी, यानी कि मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड। आपने सुना होगा सलाइवरी ग्लैंड या लार रही है ग्रंथियां जो होती है, इसका नाम आपने
पहले भी सुना होगा, सबको पता है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है कहाँ पे पाई जाती है, माउथ में पाई जाती है, माउथ कैविटी में पाई जाती है। तो इनमें क्या पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि लारीय ग्रंथियां, लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां कितनी तरह की होती हैं, जो लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथियां कितने तरह की होती है, ये पेयर में पाई जाती हैं। ये कितनी होती है, 3 पेयर, यानी कि 3 जोड़ी होती है। कौन कौन से, इसका जो पहला होता है, कहाँ पे पहला पेयर पाया जाता है, ये टंग के दोनों ओर पाई जाती है, इसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। हमारी जो टंग होती है, जैसे हमारी टंग है, तो ये टंग के दोनों ओर पाई जाएंगी, दोनों साइड पे पीछे, ठीक है। तो ये हमारे टंग के दोनों ओर पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। हिंदी में भी इसे सबलिंगुअल ग्लैंड ही कहते हैं। सॉरी, सबलिंगुअल ग्रंथि, हिंदी में भी इसे सबलिंगुअल ग्रंथि ही कहते हैं। ये क्या होती है, टंग के नीचे एक एक पाई जाती है, ठीक है। अब दूसरा, ये क्या हो गई, ये पहली जोड़ी जो फर्स्ट पेयर हुआ, फर्स्ट पेयर, ये कहाँ पाया जाता है, पहला जोड़ा या पहली जोड़ी कहाँ पे पाई जाती है, इसे सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये टंग के नीचे पाई जाती है, टंग के दोनों ओर पाई जाती है, एक एक के संख्या में। कहाँ पाई जाती है, टंग के नीचे, यानी कि जीभ के दोनों ओर। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, टंग के दोनों ओर पाई जाती है, एक एक की संख्या में। सेकंड पेयर, दूसरी जोड़ी कहाँ पाई जाती है, अब ये दूसरी जोड़ी ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर कहाँ पाया जाता है, इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये जो लोअर जॉ होती है, यानी कि हमारी जो मैक्सिला बोन होती है, उसके दोनों ओर एक एक की संख्या में पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, सेकंड वाली लोअर जॉ, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारी जो लोअर जॉ होती है, उसके मिडिल में क्या होता है, मिडिल में मैक्सिला बोन, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, लोअर जॉ जो हमारा होता है, यानी कि जो हमारा निचला जबड़ा होता है, उसके मिडिल में मैक्सिला बोन के दोनों ओर एक एक की संख्या में पाई जाती है। सेकंड पेयर, इसे क्या बोलते हैं, इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। मैक्सिला बोन के दोनों ओर पाए जाने के कारण इसे सब मैक्सिलरी बोन, यानी कि सब मैक्सिलरी हड्डी, हिंदी में भी नाम इसके सेम रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरी जोड़ी, ये कहां पे पाई जाएगी, दोनों ओर एक एक की संख्या में, मैक्सिला बोन के दोनों ओर एक एक की संख्या में। अब हम बात करते हैं तीसरे पेयर की, इसे क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड से, हिंदी में भी इसे पैरोटिड ग्लैंड से कहते हैं, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक।
पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? जो पैरोटिड ग्रंथि होती है तो हमारे जो ईयर से होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो ईयर्स हैं इसके दोनों ईयर्स के निचले हिस्से की ओर एक एक की संख्या में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ईयर्स के निचले हिस्से में एक एक की संख्या में पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या होता है? थर्ड पेयर होता है किसका? सलाइवरी ग्लैंड का। एक एक की संख्या में, कान के नीचे एक एक की संख्या में पाई जाती है। दोनों ईयर, हमारे जो दोनों ईयर्स होते हैं, दोनों ईयर के नीचे एक एक की संख्या में पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? पैरोटिड ग्लैंड्स कहलाती है। तो इसमें देख लिया, एक बार जल्दी से आपको रिमाइंड करवा देते हैं फिर से। फर्स्ट पेयर जो होता है इसे सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये एक एक की संख्या में टंग के यानी कि जीभ के दोनों ओर एक एक की संख्या में पाई जाती है। और ये क्या होती है? सेकंड पेयर जो होता है, पेयर यानी जोड़ा, यानी कि एक जोड़े में दो ग्लैंड्स होंगे। तो सेकंड पेयर कहाँ पाया जाएगा? ये लोअर जॉ जो होता है हमारा, उसके मिडिल में पाया जाता है, मैक्सिला बोन के नीचे एक एक की संख्या में पाया जाता है। और ये क्या कहलाता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहलाता है। ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहलाती है ये, ठीक है। अब आएगा थर्ड पेयर जो है हमारा, ये थर्ड पेयर ये क्या कहलाता है? पैरोटिड ग्लैंड कहलाती है। ये जो हमारी तीसरी सलाइवरी ग्लैंड है, तीसरी लारी ये ग्रंथि है, ये पैरोटिड ग्रंथि कहलाती है। इसका लोकेशन क्या है? कौन सी जगह पे पाई जाती है? ईयर के नीचे एक एक की संख्या में पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ईयर के नीचे एक एक की संख्या में पाई जाती है। सेकंड पे जो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? ये मिडिल में पाई जाती है, लोअर जॉ के मिडिल में, मैक्सिला बोन के नीचे पाई जाती है एक एक की संख्या में। सबलिंगुअल टंग के दोनों ओर पाई जाती है एक एक की संख्या में। तो ये हो गया हमारी सलाइवरी ग्लैंड और उनका लोकेशन कि वो किस जगह पे पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है उनका काम क्या होता है। ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और हम उन्हें क्या बोलते हैं। अब हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है हमारी किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का, यानी कि लार, जिसे हिंदी में कहते हैं लार का सिक्रेशन करती हैं। लार क्या होता है? लार जो होता है इसमें क्या होता है, हमारी जो लार होती है हमारी, इसमें इसका पीएच कितना होता है? सबसे पहले तो इसका कंपोजिशन हम देख लेते हैं, उसके बाद पीएच की बात करते हैं। कंपोजिशन जो होता है इसमें 98% क्या होता है? वाटर, यानी कि पानी। हमारी जो लार होती है यानी कि सलाइवा होता है, उसमें 98% क्या होता है? पानी होता है। और इसमें क्या होगा? केवल इसमें क्या होती है? सॉरी 95% क्या होता है? वाटर होता है। और 5% इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। ठीक है, 5% इनमें क्या होता है? 95% यानी कि पानी जो होता है इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। 95% लगभग पानी रहता है। कहीं कहीं पे आपको 98% भी देखने को मिलेगा, तो मोस्टली 95%। 5% क्या पाया जाता है? एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? एंजाइम्स कितने तरह के पाए जाते हैं अभी हम आपको ये आगे बताएंगे। तो एंजाइम्स जो होते हैं इसमें 2 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से? टायलिन,
दूसरा एंजाइम कौन सा है हमारा? टाइलिन हो गया हमारा। फर्स्ट एंजाइम जो होता है पाया जाएगा टाइलिन है, इसे टाइलिन एमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन एमाइलेज। या कहीं कहीं पर टाइलिन बस भी देखने को मिलेगा, टाइलिन एंजाइम, अब कहीं पे आपको टाइलिन एमाइलेज भी मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही एंजाइम है टाइलिन एमाइलेज। ठीक है, दूसरा कौन सा है ये हमारा? ठीक, तो पहला एंजाइम कौन सा हो गया? टाइलिन एमाइलेज, और दूसरा कौन सा हो गया? लाइसोजाइम। ओके, अब हम देखते हैं इनका फंक्शन। सबसे हम पहले देखेंगे टाइलिन एमाइलेज का क्या फंक्शन होता है। टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज का क्या फंक्शन होता है? ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, ये बेसिकली इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा को पचाने का काम करता है। दूसरा काम क्या होता है कि हमारा जो लार होता है, सलाइवा होता है, यानी कि हमारे माउथ कैविटी में पाया जाता है, सलाइवा ग्लैंड्स माउथ कैविटी में पाई जाती है, यानी कि सलाइवा का सिक्रीशन हमारे माउथ में होता है। तो ये क्या होगा? इनका काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ओके, टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, क्योंकि सलाइवा का सिक्रेशन हमारे माउथ में ही होता है, यानी कि जो हमारा फूड मटेरियल है, जो हम फूड मटेरियल ले रहे हैं, किसी भी टाइप का हो, मोस्टली क्या होता है हमारा जो कोई फूड मटेरियल है, उसमें तीन चीजें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो हमारा जो माउथ होगा, यानी कि डाइजेशन की जो, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से शुरू हो जाएगी? हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। और हमारे माउथ में सबसे पहले किसका डाइजेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले किसका डाइजेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, तो एग्जाम में पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का या फिर हमारे माउथ में जो पाचन होता है, सबसे पहले जब पाचन शुरू होता है तो सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो किसका पाचन होगा? कौन से मॉलिक्यूल्स का? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है सबसे पहले शुरू होता है। यहाँ पे माउथ में हमारे प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ माउथ में हमारा डाइजेशन होगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता कौन है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। कई जगहों पे ये टाइलिन बस भी आपको देखने को मिलेगा, टाइलिन एमाइलेज भी हो सकता है और टाइलिन भी हो सकता है। ठीक है,
तो हमारे माउथ में किसका पाचन होता है? माउथ यानी कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब ये क्या हो गया? ये तो हो गया हमारे टाइलिन एंजाइम का काम हो गया। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में माउथ का पाचन, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब हमारा दूसरा एंजाइम कौन सा था? लाइसोजाइम। अब हम लाइसोजाइम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोजाइम का क्या काम होता है? एंजाइम का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन में। हमने आपको पहले बताया था कि डाइजेशन में एंजाइम्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। ये जो डाइजेशन रेट है इसको इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी कि पाचन की जो दर होती है इसको ये बढ़ा देते हैं। कौन? एंजाइम्स। ठीक है, तो हमारा दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, ये हमारा दूसरा एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है। पहला हो गया टाइलिन एंजाइम, दूसरा है लाइसोजाइम। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये बेसिकली हमारे सलाइवा में तो पाया ही जाता है, सलाइवा में तो पाया ही जाएगा हमारे। इसके साथ साथ ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारा टीयर्स यानी कि हमारे आंसू, स्वेट यानी कि पसीना, ठीक है, नजल जो कैविटी होती है, हमारे जो नेजल कैविटी में भी पाया जाता है ये। इसका रोल क्या होता है? ये बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है? एंटीबैक्टीरियल होती है, यानी कि टीयर्स में पाया जाता है और सलाइवा में पाया जाता है। यानी कि अलग अलग जो फ्लूइड्स होते हैं अलग अलग फ्लूइड्स में पाया जाता है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है सब में सेम होता है। चाहे ये टीयर्स में हो, सलाइवा में हो या फिर स्वेट में हो, ठीक, लेकिन इसका काम हर जगह क्या है? सिर्फ एक काम है, एंटीबैक्टीरियल होता है ये, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये क्या, यानी कि हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है और बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसमें सलाइवा में पाया जाता है, टीयर्स में पाया जाता है, स्वेट में पाया जाता है, नेजल कैविटी, इन सब जगहों पे पाया जाता है क्या? लाइसोजाइम। सलाइवा यानी लार, आंसू, आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, पसीने में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, नेजल कैविटी में भी पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया लाइसोजाइम जो होता है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है हमारा। अब इसके बाद इसका जो काम हो गया, ये तो इसका काम समझ में आ गया कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, यानी कि इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी यानी कि बैक्टीरिया को मारने की, बैक्टीरिया को मारने की इनमें प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये तो हो गया रोल लाइसोजाइम का। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमारा जो फूड मटेरियल आता है माउथ में, ये क्या करता है? उसमें अगर मान लीजिए धोखे से हमने कोई कंटामिनेटेड फूड ले लिया है या फिर हमने, हमारा हाथ साफ नहीं था, हमने फूड खाया, तो क्या हुआ? कंटामिनेशन रहता है, तो बैक्टीरिया जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटर कर जाते हैं हमारे माउथ में। तो ये क्या करेगा? लाइसोजाइम उसे किल कर देगा, उसे मार देगा। एक तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट। ठीक, दूसरी बात, हमारे माउथ में ये जो खाना है, ये जो खाना हमने खाया अभी, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये तीनों क्या थे? प्रेजेंट थे।
तो आपको भी मैंने बताया कि ये क्या होता है, सबसे पहले इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, माउथ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, यानी कि डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से। और सबसे पहले किसका पाचन होता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। पाचन की जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, माउथ से ही शुरू हो जाती है और सबसे पहले किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक, अब क्या हो गया, यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होगा, लिपिड और प्रोटीन का पाचन माउथ में नहीं होगा। तो फूड मटेरियल जो हमारे माउथ में है, ऐसा फूड मटेरियल जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन लिपिड और प्रोटीन जो है वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे फूड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फूड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, बोलस। बोलस कहा जाता है। ठीक, ऐसा फूड मटेरियल जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका होता है, लिपिड और प्रोटीन जो रहते हैं वो उनका पाचन नहीं हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है बोलस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा फूड मटेरियल जिसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका होता है लेकिन लिपिड प्रोटीन जो होता है एज इट इज रहता है, वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। ये हो गया हमारा एसोफेगस, हिंदी में इसे बोलते हैं ग्रास नलिका। ग्रास नलिका, ठीक है। फूड पाइप, आइसोफेगस है, ग्रास नलिका, ये हमारी आइसोफेगस यहाँ से लेके यहाँ तक। आइसोफेगस की जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ कैसी होती है, इसकी लेंथ होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि लंबाई। फूड पाइप यानी आइसोफेगस की जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, जो ये लेंथ होती है, ये कितनी होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कैसा ऑर्गन है, ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन यानी इसमें भी किसी भी तरह की बोन नहीं पाई जाती है। ये कैसा होता है, मांसपेशी होता है, मांसपेशी अंग, मांसपेशी अंग, ओके। अब काम क्या होता है इसका, फूड पाइप का, फूड पाइप का ये जो काम होता है, जो हमारा ये बोलस यानी कि फूड मटेरियल जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है, लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है, वो क्या है, बोलस, यानी कि माउथ कैविटी से, हमारी जो ये माउथ कैविटी है, मुख गुहा से बोलस को कहां पे लेके आता है, स्टमक में पहुंचाने का काम करता है। स्टमक, आमाशय, ये क्या करता है, बोलस को माउथ कैविटी से कहां पे पहुंचाने का काम करता है, स्टमक में पहुंचाने का काम करता है, ठीक। अब इसमें देखते हैं ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये क्या करता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ये बोलस को माउथ कैविटी से स्टमक में लेके आता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेरिस्टालसिस।
पेरिस्टालसिस कहलाती है ये। पेरिस्टालिसिस हिंदी में इसका मतलब होता है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें पहले क्या होता है क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस क्या होता है, इसमें पहले क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, यानी कि सेल एक बार सिकुड़ेगी फिर रिलीज होगी, फिर सिकुड़ेगी फिर रिलीज होगी। इस तरह से क्या होगा हमारा जो बोलस है वो हमारा जो माउथ है उससे कहाँ पे पहुंचेगा, स्टमक से। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारा बोलस माउथ से स्टमक तक पहुंचता है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है या किस प्रक्रिया के द्वारा बोलस या फूड मटेरियल जो है वो माउथ कैविटी से स्टमक तक आता है। तो कौन सी प्रोसेस है ये, पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड मटेरियल हमारा आता है। अब इसमें थोड़ा सा हम इसका डिटेल से बताते हैं कि क्रमाकुंचन की प्रोसेस होती कैसे है। ये तो पता चल गया कि हमारा जो फूड मटेरियल आता पेरिस्टालसिस या क्रमाकुंचन की प्रोसेस के द्वारा होता है, लेकिन ये होती कैसे है, ये कुछ इस तरह से होती है। इसमें जैसे हमारा फूड मटेरियल यहाँ पे आया, ठीक, ये क्या है हमारा बोलस, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ की वॉल जो है इसकी इस तरह से फैली। उसके बाद क्या होगा, अब ये ऊपर की बाल जब सिकुड़ेगी तो क्या होगा हमारा फूड मटेरियल जो होगा नीचे आएगा, यानी कि जब ऊपर फूड मटेरियल आया प्रेशर रहेगा इसलिए वो यहाँ पे आया। उसके बाद ऊपर की जब सिकुड़ेगी तो वो फूड मटेरियल पे प्रेशर पड़ेगा और ये कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा इस तरह से। और ऊपर की जो होगी ये वापस रिलैक्स हो जाएगी, फूड मटेरियल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा स्टमक है, आमाशय। ठीक, इसके बाद ये प्रोसेस हुई, यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर क्या होगा अब यहाँ पे, यहाँ आएगा हमारा फूड मटेरियल और वापस से ये जो यहाँ पे इनमें था फैलाव जो था ये क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे और फूड मटेरियल हमारा कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी क्या कहलाती है, पेरिस्टालसिस कहलाती है, यानी कि क्रमाकुंचन की प्रोसेस कहलाती है। एक और चीज, हमारा जो स्टमक होता है यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये क्या कहलाता है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का काम क्या होता है, ये जो स्फिंक्टर होता है इसका जो काम होता है ये एक तरह से जो हमारा जो फूड मटेरियल स्टमक में है इसको वापस ये जाने से रोकता है, किसमें, फूड पाइप में। स्फिंक्टर जो होता है इसका काम क्या होता है, ये फूड मटेरियल को जो हमारा फूड मटेरियल स्टमक में आ चुका है उसको वापस फूड पाइप में जाने से रोकता है, यानी कि एक वाल्व जैसा ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब हमारा फूड मटेरियल आएगा तो ऐसे आएगा, उसके बाद फूड मटेरियल अंदर आया, स्फिंक्टर वापस से क्या हो जाएगा, इस तरह से क्लोज, जिससे कोई भी फूड मटेरियल वापस से फूड पाइप में ट्रांसफर ना होने पाए, फूड पाइप में ना जाने पाए। तो ये रोल होता है किसका, स्फिंक्टर का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसमें बोलस को माउथ से स्टमक में लाने का काम कौन करता है, पेरिस्टालसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू आता है, काम करता है आइसोफेगस, यानी कि ग्रास नली काम करती है माउथ से स्टमक में लाने के लिए फूड मटेरियल का। और प्रोसेस कौन सी होती है, वो पेरिस्टालसिस की प्रोसेस होती है।
अब फूड मटेरियल स्टमक से वापस फूड पाइप में ना जाने पाए तो इसके लिए यहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है, वाल्व जैसे संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर जो रहता है फूड मटेरियल को वापस से फूड पाइप में जाने से रोकने का काम करता है। ओके, पेरिस्टालसिस की प्रोसेस में हमने ये आपको बता ही दिया है। पेरिस्टालसिस में क्या होता है? पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा, यानी कि पहले सिकुड़ेगा उसके बाद रिलैक्स होगा। शुरू करते हैं अगला, स्टमक। स्टमक स्टमक का स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखा देते हैं आपको कैसा होता है। ये डिवाइड होता है किसमें? कार्डियक, फंडिक, ये हो गया बॉडी, ये हो गया पाइलोरिक। ओके, हमारा जो स्टमक होता है इसकी लेंथ कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। स्टमक की लेंथ कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई, यानी कि लेंथ। ठीक, डिवाइड किसमें होता है? कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं 3 पढ़ते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। ठीक है, अब स्टमक का एक और क्या इंपॉर्टेंट काम होता है, इसमें क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्टमक में हमारे क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन कौन सा? ये एक तो एसिड हो गया, एक पेप्सिन, यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं ये सिक्रेट करती है क्या? हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ये कौन सा? ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का सिक्रीशन होता है, यानी कि अम्ल का। पेप्सिन एंजाइम है ये, पेप्सिन एंजाइम। अगला हमारा एंजाइम में किसका सिक्रीशन होता है? रेनिन, ये भी एंजाइम है। एंजाइम का क्या रोल होता है? ये हमने आपको पहले बताया था कि एंजाइम का रोल क्या होता है। ये डाइजेशन रेट को या पाचन की जो दर होती है उसको ये बढ़ा देते हैं, यानी कि पाचन में ये क्या करते हैं? पाचन की दर को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले जब फूड मटेरियल हमारा आता है कहाँ पे? फूड पाइप से आएगा स्टमक में। तो जब हमारा फूड मटेरियल स्टमक में आएगा तो आते ही इसका डाइजेशन शुरू नहीं हो जाता। सबसे पहले क्या होता है? हमारा फूड मटेरियल स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के बाद 1-2 घंटे तक हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो स्टमक में ऐसे ही पड़ा रहता है। डाइजेशन कब शुरू होता है? 1-2 घंटे के बाद शुरू होता है। और हमारा जो स्टमक होता है उसमें फूड मटेरियल को डाइजेस्ट होने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है? 3 से 4 घंटे का समय लगता है स्टमक में फूड मटेरियल को या हमारे भोजन को डाइजेस्ट होने में। तो अब इसमें देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है।
HCl। सबसे पहले तो HCl का pH कितना होता है, ये क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एक तरह का एसिड है। एसिड है तो इसका pH क्या होगा, जनरली जो होता है हमारा pH मीटर जो होता है उसमें 7 से जो कम वैल्यू होती है वो एसिडिक में आते हैं, लेकिन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका pH जो होता है बहुत ही कम होता है। ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका pH होता है 1 से लेकर के 1.5 से लेकर के 1.8 तक होता है इसका pH। कितना होता है, 1.5 से लेके 1.8 तक होता है HCl का जो pH होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि सूक्ष्म जीवों को मारना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। ठीक, सबसे पहले तो फूड मटेरियल के साथ अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह का कंटामिनेशन, किसी भी तरह के बैक्टीरिया अगर आ गए हैं तो माउथ में हमारे क्या पाया जाता है, माउथ कैविटी में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो उसको, जिसमें क्या होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वो उसको खत्म कर देता है। अगर कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाता है तो फिर वो वापस क्या होता है, जब हमारे स्टमक में आता है तो हमारे स्टमक में पाया जाने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसे खत्म कर देता है। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका pH कितना होता है, 1.5 से 1.8 होता है, 8 तक होता है इसका pH। तो ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो बचने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहते, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये किल कर देता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, पेप्सिन और रेनिन की। पेप्सिन का क्या रोल होता है, पेप्सिन इसके नाम से क्लियर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो HCl होता है हमारा, ये फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये एसिड है और ये डाइजेशन करने का काम नहीं करता है, ये केवल डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन करता कौन है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन ये क्या है, एंजाइम है, ये किसका डाइजेशन करता है, पेप्सिन, प्रोटीन का। ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। पेप्सिन पेप्सिन पी प्रोटीन, तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, जो पेप्सिन होता है, जब हमारे स्टमक में पेप्सिन प्रेजेंट रहता है तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ये क्या होता है, ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये कैसा होता है, इनएक्टिव, अक्रिय, जिसे हिंदी में कहते हैं अक्रिय, अक्रिय रूप होता है, यानी कि ये डाइजेशन के लिए प्रिपेयर नहीं रहता है। ये पेप्सिनोजन, ये जो होता है पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिन का कौन सा फॉर्म होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। अब क्या होगा इसमें, एक्टिव फॉर्म में ये कब आएगा, जब हमारा स्टमक HCl का सिक्रीशन करेगा। ठीक, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब सिक्रीशन होगा तो ये क्या होगा, पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाएगा पेप्सिन के रूप में। पेप्सिन ये इसका एक्टिव फॉर्म है, यानी कि क्रियाशील, क्रियाशील। ठीक, तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है हमारे लीवर में जो प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन क्या है, ये एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि अक्रिय फॉर्म होता है, यानी कि अभी डाइजेशन के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। ये डाइजेशन के लिए प्रिपेयर कब होगा,
जब स्टमक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होगा, सिक्रेशन के बाद क्या होगा, पेप्सिनोजन अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, पेप्सिन के फॉर्म में आ जाएगा, और ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है पेप्सिन। अब अगला आएगा हमारा रेनिन। रेनिन रेनिन भी क्या है, ये एंजाइम है। अब रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन जो होता है वो बेसिकली मिल्क का जो पाचन होता है, मिल्क के पाचन में काम करता है, यानी कि मिल्क में हमारी जो प्रोटीन पाई जाती है, मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन, कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन, ये कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है कौन, रेनिन। ठीक है, ये कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। और एक और चीज, ये जो रेनिन होता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्टमक में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो मिल्क ज्यादा पीते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो, उनका जो मेन भोजन क्या होता है, वो मिल्क सबसे ज्यादा लेते हैं ना, मिल्क सबसे ज्यादा पीते हैं, तो उनके स्टमक में रेनिन जो होता है, रेनिन एंजाइम जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसका डाइजेशन करता है, कैसीन प्रोटीन का, यानी कि मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है ये कौन, रेनिन। अब इसमें जो एक चीज और, ये जो हमारा ये पेप्सिन होता है, यानी कि पेप्सिनोजन जो होता है एक्टिव फॉर्म, जिसका पेप्सिन कहलाता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को हमारे डाइजेस्ट कर, इसको याद रखिएगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, पेप्टोन में, पेप्टोन में। प्रोटीन को ये पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है, सॉरी पेप्सिन जो होता है, वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन जो होता है मिल्क का पाचन करता है किसमें, कैसीन प्रोटीन में। ये हो गया हमारा स्टमक का काम। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा ये जो स्टमक होता है, इसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती है। अभी तो हमने आपको क्या बताया, ये कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां तीन तरह की जो चीजों का सिक्रेशन करती हैं, यानी कि एंजाइम्स का और HCl का सिक्रेशन करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इसके बाद हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उनमें गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं। जो ग्लैंड्स जिसकी बनी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, गैस्ट्रिक सेल्स, यानी कि जठर कोशिका। कोशिका कौन कौन सी होती है, एक बार देख लीजिए। जठर कोशिका कौन कौन सी होती है, इसमें हमारा होता है तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं हमारे जठर कोशिका, यानी कि 3 टाइप की सेल्स होती हैं। इनमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें इनका जो पहला टाइप होता है कैसी होती है, म्यूकस। ठीक, ये जो म्यूकस हिंदी में क्या बोलेंगे, श्लेष्म, श्लेष्म कोशिका, म्यूकस सेल्स यानी कि श्लेष्म कोशिका। इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस या जो श्लेष्म कोशिका ये होती है, इसका काम क्या होता है, ये किसका सिक्रीशन करती है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस का ये जो सिक्रीशन होता है, म्यूकस का काम क्या होता है,
ये जो म्यूकस होता है ये हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एसिड बहुत हार्ड होता है, ये क्या करता है, अगर हमारे डायरेक्ट जो स्टमक की जो वॉल है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या होगा, उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, म्यूकस सेल्स जो होती हैं, श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और ये म्यूकस जो होता है हमारे स्टमक को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। ठीक, इसी वजह से हमारे स्टमक में एसिड तो पाया जाता है लेकिन उसमें क्या रहता है, उसके वाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूकस होते हैं ये श्लेष्म कोशिकाएं जो होती हैं, श्लेष्म का सिक्रीशन करती हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये तो हो गया म्यूकस सेल्स होगी जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। अब अगली हमारी कौन सी सेल होगी, ये ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स, इसे क्या बोलते हैं, अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, हिंदी में अम्लजन कोशिका कहा जाता है या इसे पैरिएटल सेल भी कहते हैं, पैरिएटल सेल, पैरिएटल कोशिका। पैरिएटल सेल, पैरिएटल कोशिका जो होती है या अम्लजन कोशिकाएं जो होती हैं, ये किसका सिक्रीशन करती है, ये म्यूकस सेल्स जो होती है ये तो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ये प्रोटेक्ट करती है HCl से और पेप्सिन एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। और ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है ये किसका सिक्रीशन करती है, ये सिक्रीशन करती है ऑक्जेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सेल्स HCl का सिक्रीशन करती हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सेल्स होती है जो HCl का सिक्रीशन करती है, कौन सी सेल होती है, ये ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, इन्हें पैराइटल सेल्स भी या पैरिएटल सेल भी कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो स्टमक है, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हमारी जो ग्लैंड्स होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो तरह की, तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं। इनमें पहली टाइप और जो दूसरा टाइप होता है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पहला जो होता है ये म्यूकस सेल होता है, यानी कि श्लेष्म कोशिका होती है, ये श्लेष्म का सिक्रीशन करती है और ये HCl और पेप्सिन एंजाइम से हमारे स्टमक को बचाती है, इस HCl से, जिससे हमारे स्टमक की वॉल को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरी सेल है हमारी ऑक्जेंटिक सेल होती है, इसे पैरिएटल सेल भी कहते हैं या पैरिएटल कोशिका भी कहते हैं, हिंदी में इसे अम्लजन कोशिका कहा जाता है। ये क्या करती है, HCl का सिक्रीशन करती है और ये क्या करती है, HCl का सिक्रीशन करती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो HCl का सिक्रीशन करना। HCl का सिक्रीशन होगा, HCl के सिक्रीशन के बाद ही ये जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम एक्टिव होंगे, क्योंकि ये पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। जब HCl का सिक्रीशन होगा तो एक्टिव फॉर्म में आएंगे, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, यानी कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा और जो रेनिन होगा वो क्या करेगा, मिल्क का डाइजेशन करेगा, यानी मिल्क प्रोटीन जो होती है कैसीन। ओके, ये हो गया हमारा स्टमक में डाइजेशन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब फूड मटेरियल, अभी क्या हुआ, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन का हुआ। स्टमक में क्या हुआ, माउथ कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, मुख गुहा में। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद स्टमक में किसका हो गया, स्टमक में हो गया प्रोटीन का। अभी जो लिपिड का पाचन नहीं हुआ है, हमारा जो फूड मटेरियल है उसमें कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन का हो गया, लेकिन अभी लिपिड का डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी लिपिड का डाइजेशन नहीं हो पाया है। तो अभी ये फूड मटेरियल हमारे स्टमक में, ये जो डाइजेशन हो चुका है इसमें जो फूड मटेरियल रहेगा ये क्या कहलाएगा, काइम। ये क्या कहलाएगा, हमारा काइम कहलाएगा, काइम। काइम का जो पीएच होता है कितना होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए, तो काइम का पीएच कितना रहेगा, काइम का पीएच होता है 2।
यानी कि ये क्या होता है, एसिडिक। आपको पहले बता चुके हैं कि पीएच मीटर में 7 से जब कम वैल्यू रहेगी, 7 से कम रहेगा तो एसिडिक कहलाएगा, 7 से ज्यादा जब बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, वो बेस में आएगा। तो ये इसका पीएच कितना होता है, 2 होता है काइन का, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखने के लिए। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का होता है स्टमक में, लेकिन अभी लिपिड का डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी लिपिड बाकी है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी कि ड्यूडेनम, इन सब का हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।